Unacademy. Let's crack it. नाउ फ्रेंड्स, अब आते हैं हम हमारे कुछ नए अमेंडमेंट्स में। क्या क्या अमेंडमेंट्स रजिस्ट्रेशन चैप्टर में, उनके बारे में हम देखते हैं यहां पर ना। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर एक तो प्रोसीजर में थोड़ा बहुत अमेंडमेंट है। प्रोसीजर में क्या होता है कि जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि हम रजिस्ट्रेशन के लिए जब अप्लाई करते हैं REG 01 फॉर्म में हम अप्लाई करते हैं। REG 01 फॉर्म में जब हम अप्लाई करेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए, वेट, REG 01 फॉर्म में जब हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, REG 01 जब इस फॉर्म में हम रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस केस में क्या प्रॉब्लम क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसके दो पार्ट होते हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी। आपको पहले पार्ट ए के अंदर डिटेल फिल करनी पड़ती है, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी, पेन की डिटेल, आधार कार्ड की डिटेल, वो सब अपलोड करेंगे। आधार कार्ड की डिटेल पहले नहीं ली जाती थी, अभी मांगी जाती है कि आधार कार्ड की डिटेल देनी पड़ती है। आधार ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। हाँ, कुछ केसेस में आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो सकता है, तो उनके लिए अलग प्रोविजन बनाए गए हैं, जैसे फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन, वो सब। तो यहां पर क्या बोला कि भाई आपको डिटेल देनी पड़ेगी, वो सारी, वो डिटेल फिल करने के बाद में उनको वेरीफाई किया जाएगा वो डिटेल सही है या नहीं है। जैसे पेन की डिटेल वेरीफाई होगी आपकी किन से, CBDT से। CBDT में आप इनकम टैक्स रिटर्न तो फाइल करते ही होंगे ना, वहां पे भी तो रिटर्न में जो है पेन यूज किया होगा, CBDT के पास आपके पेन की डिटेल पड़ी है, वहां से वो वेरीफाई हो जाएगा। आपका मेल आईडी, आपके कॉन्टेक्ट नंबर वो सही है या नहीं है, तो OTP वन टाइम पासवर्ड भेज करके वेरिफिकेशन किया जाएगा। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा तो एक नंबर जनरेट होता है, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, TRN नंबर। ये जो TRN नंबर होता है, इसकी हेल्प से आप पार्ट बी फिल करोगे। पार्ट बी फिल करोगे, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स भी आपको अटैच करने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स आप अटैच करोगे, उसके बाद एप्लीकेशन सबमिट होगी, ये माना जाता है। जब आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, तो आपने देखा होगा कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एडवांस में टैक्स पे करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन से पहले। मान लीजिए कि उदयपुर में कोई एग्जीबिशन हो रही है, मैं मुंबई से उदयपुर कुछ गुड्स लेकर के जा रहा हूं और उस एग्जीबिशन में दिखाने के लिए, और उदयपुर राजस्थान में है। राजस्थान में मेरा कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, राजस्थान में मेरा कोई बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो उस केस में मुझे वहां पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नाम से एक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। किस नाम से लेना पड़ेगा? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नाम पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ओके, अब इधर देखना, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के नाम पर रजिस्ट्रेशन होगा तो TRN नंबर में यूज करूंगा एडवांस टैक्स के पेमेंट के लिए। तो एडवांस में टैक्स पे करना पड़ेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को, उसके पेमेंट के लिए यूज करूंगा। फिर ये एप्लीकेशन सबमिट होती है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद क्या प्रोसीजर होता है, वो सब हमको यहाँ पे देखना है। उसी में छोटा सा अमेंडमेंट आया है, देखते हैं। इधर देखो, सबसे पहले कोई भी आदमी जो GST में रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल है, वो REG 01 फॉर्म भरेगा, जिसमें वो अपने पैन की डिटेल्स, आधार कार्ड की डिटेल, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, इन सब की डिटेल पार्ट ए में फिल करता है। जैसे ही डिटेल फिल होगी, इनका वेरिफिकेशन होगा, वैलिडिटी चेक होगी। पेन वैलिडेटेड ऑनलाइन बाय कॉमन पोर्टल फ्रॉम CBDT डेटाबेस, वहां से चेक किया जाएगा। मोबाइल या ईमेल वेरीफाइड थ्रू वन टाइम पासवर्ड भेज करके चेक किया जाएगा। देन उसके बाद एक नंबर जनरेट होगा, टेम्पररी रेफरेंस नंबर, बराबर है। ये जनरेटेड एंड कम्युनिकेटेड ऑन द एप्लीकेंट ऑन द वैलिडेटेड मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। जो TRN नंबर होगा वो आपके मोबाइल नंबर पे, जो मोबाइल नंबर आप देते हो यहां पर, ये मोबाइल नंबर पे, या आपने जो मेल एड्रेस दिया, ईमेल एड्रेस, उस पर आपको भेज दिया जाएगा। अब इसकी वजह से आप पार्ट बी फिल करोगे। अब इधर देखो, यूजिंग TRN applicant shall electronically submitted application in part B है, वो फिल किया जाएगा यहाँ पर, along with specified documents at the common portal, डॉक्यूमेंट्स के साथ में। ओके, लेकिन मैंने आपको बताया था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन में एडवांस टैक्स के पेमेंट के लिए यूज होता है, वो भी जरा देख लेते हैं। On receipt of such application, an acknowledgement in the prescribed form shall be issued to the applicant electronically, and a casual taxable person applying for registration get a TRN for making an advance deposit of tax
एडवांस टैक्स के पेमेंट के लिए यूज होता है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, ध्यान से सुनना, जैसे मैं ये पार्ट भी फिल करूंगा मुझे एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा कि भाई आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है, आ चुका है, वो एक एक्नॉलेजमेंट है कि भाई मैंने एप्लीकेशन दी है। बट अभी रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है, रजिस्ट्रेशन नहीं मिला है। रजिस्ट्रेशन कब मिलेगा? अब मैंने सारे डॉक्यूमेंट तो जीएसटी ऑफिसर को सबमिट कर दिए, सारी डिटेल्स भी जीएसटी ऑफिसर को दे दी, बराबर है। REG 01 के पार्ट ए पार्ट भी फिल हो चुके हैं मेरे। अब ऑफिसर क्या करेगा, इधर देखना, एप्लीकेशन शैल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर। प्रॉपर ऑफिसर एग्जामिनीज द एप्लीकेशन एंड अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट, वो सब चेक करेगा। चेक करने के बाद दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन, जो प्रॉपर ऑफिसर है वो सेटिस्फाई है कि सारे डॉक्यूमेंट प्रॉपर है, तो विद इन 7 डेज में मुझे RC मिल जाएगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बराबर है। लेकिन अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, सेटिस्फाई नहीं, बट आधार ऑथेंटिकेशन के बाद में विद इन 7 डेज, आधार ऑथेंटिकेशन भी होना चाहिए अगर मैंने आधार की डिटेल दी है तो, बराबर, वो ऑथेंटिकेशन हो जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद में 7 दिन के अंदर अंदर मुझे RC मिल जाएगा। और अगर मान लो डिपार्टमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया तो ये मान लिया जाएगा 7 दिन बाद में कि भाई मैं रजिस्टर्ड हूं। वो मैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट होता है, वो हम एक बार डिस्कस करेंगे अभी आगे। हाल फिलहाल यहाँ पे समझो कि 7 डेज के अंदर अंदर डिपार्टमेंट मुझे RC दे देगा। पहले ये टाइम 3 डेज था, ये अमेंडमेंट है 7 डेज हो गया। या फिर मान लीजिए कि मेरी इंफॉर्मेशन में कोई कमी है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है और ऑफिसर चाहता है कि फर्दर इंफॉर्मेशन उसको चाहिए या फर्दर कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी उसको लगेंगे, उस केस में वो 7 डेज के अंदर अंदर मुझे एक मेल भेज देगा कि भाई साहब आपके ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है, कम्युनिकेशन देगा, इंटीमेशन देगा, ये डिटेल डॉक्यूमेंट सबमिट कीजिए। अब मुझे वो डिटेल डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे, वो सबमिट करने के बाद में मेरे को RC मिलेगा। और अगर मैंने सबमिट नहीं किया तो मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकती है, या मैंने सबमिट किया बट ऑफिसर सेटिस्फाई नहीं है तब भी मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो जरा देखते हैं, इधर आओ। सबसे पहले, इज द एप्लीकेशन एंड द अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट इज प्रॉपर ऑर्डर? यस, प्रॉपर ऑर्डर में। तब विद इन, पहले 3 डेज था, अब 7 डेज हो गया। 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, प्रॉपर ऑफिसर विल ग्रांट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन फॉर्म GST REG 06। ओके ना, लेकिन अगर मान लीजिए ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं है, नो, तब प्रॉपर ऑफिसर इश्यू नोटिस इलेक्ट्रॉनिकली विद इन 7 वर्किंग डेज। जो 3 था वो भी 7 हो गया। 7 वर्किंग डेज फ्रॉम द एप्लीकेशन डेट, देयरबाय सीकिंग क्लेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम द एप्लीकेंट। As the applicant furnished the clarification information and documents within 7 working days from the receipt of notice, क्या मैंने नेक्स्ट 7 डेज के अंदर अंदर सारे क्लेरिफिकेशन जो मांगे गए वो दे दिए? यस, मैंने दे दिए। तो फिर क्वेश्चन है, इज प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड? यस, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड। तो विद इन 7 वर्किंग डेज, नेक्स्ट 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर जो भी डिटेल डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। REG 06 में RC मिल जाएगा। ये RC का नंबर है बेटा, REG 06 ना। मान लीजिए वापस आता हूं मैं, 7 वर्किंग डेज में मैंने कोई इंफॉर्मेशन सबमिट ही नहीं की उनको, 7 वर्किंग डेज में मैंने कोई इंफॉर्मेशन सबमिट की नहीं की। 7 दिनों के अंदर अंदर वो वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि महेश गौड़ कोई डिटेल वगैरह भेजेगा, बट मैंने नहीं दी, या फिर मैंने जो डिटेल दी उससे प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं था। उस केस में प्रॉपर ऑफिसर, पहले विल लिखा हुआ था बेटा, वो कट हो गया है। मैं प्रॉपर ऑफिसर में रिजेक्ट द एप्लीकेशन फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर ऑफिसर को अगर लगता है कि भाई महेश गौड़ ने इंटीमेशन नहीं दी या ये डिटेल डॉक्यूमेंट नहीं दिए, या दिए बट वो प्रॉपर नहीं है, बट फिर भी काम चल सकता है, तो ऑफिसर चाहे तो एक्सेप्ट भी कर सकता है एप्लीकेशन। पहले विल लिखा हुआ था मतलब कैंसिल करेगा, बट अभी एक्सेप्ट भी कर सकता है। और अगर उसको लगता है कि नहीं यार ये काम की नहीं है, तो फिर रिजेक्ट कर सकता है एप्लीकेशन, रिजेक्ट भी कर सकता है एप्लीकेशन। ओके, कोई डाउट ना? तो यहां पर हमारा ये वाला एक पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारे रजिस्ट्रेशन में डीम्ड रजिस्ट्रेशन का एक कॉन्सेप्ट है, उसको हम डिस्कस करेंगे। डीम्ड रजिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी और मेरी एप्लीकेशन पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये मान लिया जाएगा कि मैं रजिस्टर्ड हूं। भले डिपार्टमेंट ने मुझे RC इशू नहीं किया, फिर भी मैं रजिस्टर्ड मान लिया जाऊंगा। उस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, बराबर है। तो सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने आपको बताया, आधार ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है, बराबर है।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास आधार कार्ड ही नहीं है, तो वो क्या करेंगे? जैसे कुछ एग्जाम्पल लेता हूं मैं। मान लीजिए कि मैं नेपाल का रहने वाला हूं, मैं इंडिया आया हूं और इंडिया आकर के मैंने बिजनेस शुरू किया। अब इंडिया में मैंने आकर के बिजनेस शुरू किया और मुझे अब रजिस्ट्रेशन लेना, तो मेरे पास इंडिया का कोई आधार कार्ड नहीं है, बराबर है। तो मैं जब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लूंगा तो उस केस में मेरा आधार ऑथेंटिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। तब फिर क्या करोगे? उस केस में क्या होगा? उस केस में डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई जिनके पास आधार नहीं है, बराबर है, तो उन्होंने क्या क्या कुछ लोगों को छूट दे दी कि उनको आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है। वो छूट जो दी गई है उन लोगों को हम 25(6)D में कवर करते हैं। इसमें कवर करते हैं बेटा, 25(6)D में कवर करते हैं, बराबर है। कि कुछ ऐसे लोग जिनको 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 आधार की जरूरत नहीं है, उनके लिए आधार ऑथेंटिकेशन कोई मायने नहीं रखता है, बराबर है। सर ये लोग कौन कौन होते हैं? ये लोग होते हैं बेटा नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई आदमी जो इंडिया का सिटीजन नहीं है, डिपार्टमेंट और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट, ये सब। लोकल अथॉरिटी, अब यहाँ के चेयरमैन ही हर 5 साल में बदल जाते हैं, और कभी कभी अगर सरकार बहुमत से नहीं है तो हर 1 साल 2 साल में भी बदल जाता है। तो किस चेयरमैन का आप आधार पैन कार्ड यूज करोगे? जनरली हम क्या करते हैं आधार ऑथेंटिकेशन में, हम क्या करते हैं कि भाई मुझे अगर रजिस्ट्रेशन करवाना, मैं अपना आधार कार्ड यूज कर लूंगा। मान लो मेरा HUF है, उसका रजिस्ट्रेशन करवाना तो मैं करता हूं, तो कर्ता का आधार कार्ड यूज हो जाएगा। कोई ट्रस्ट अगर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता तो किसी ट्रस्टी का आधार कार्ड यूज होगा वहां पर। अगर कोई कंपनी का बॉडी कॉर्पोरेट का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो डायरेक्टर का आधार कार्ड यूज होगा वहां पे, मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑल टाइम डायरेक्टर, उनके आधार कार्ड यूज हो जाएंगे वहां पर। अगर मान लो कोई पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो पार्टनर्स का आधार कार्ड यूज होगा वहां पर। तो क्वेश्चन ये है कि यहां पर आधार कार्ड इनका होता ही नहीं है। स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, द पर्सन अप्लाइंग फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, कोई आदमी जो UIN नंबर लेता है, बराबर है, उनके पास आधार की डिटेल नहीं होती। ये UN बॉडीज वगैरह होते हैं, वो तो इंडिया के होते ही नहीं है, तो उनके पास में कोई आधार नंबर नहीं होता। तो इन केसेस के अंदर फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा सकता है, बट याद रखना इन सब के लिए आधार ऑथेंटिकेशन मायने नहीं रखता है। ओके, बाकी सबके लिए रखेगा, इनके अलावा सबके लिए रखेगा। तो हम डीम्ड रजिस्ट्रेशन में क्या पढ़ रहे हैं कि पर्सन जो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है, क्या वो इनमें से कोई है? इनमें से कोई है? बोले यस, इनमें से कोई है। अब इनमें से कोई है तो इन्होंने एप्लीकेशन कब दी? तो जरा देखते हैं, इधर आओ। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन इज एक्चुअल डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी ऑफ GST REG 01। ये क्या बोलना चाहता है यहां पर, ध्यान से समझो। ये बोल रहा है कि मान लीजिए 1 जुलाई को 21 को इन्होंने पार्ट बी फिल किया। पार्ट ए पार्ट बी 2 पार्ट होते हैं REG 01 के। पार्ट बी फिल करते हैं तो ये एप्लीकेशन सबमिट मानी जाती है। पार्ट बी इन्होंने फिल किया 1 जुलाई 2021 को, तो मान लिया जाएगा 1 जुलाई 2021 को इन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दी। ओके, अब अगर नो एक्शन इज टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर, प्रॉपर ऑफिसर उस एप्लीकेशन पे कोई एक्शन नहीं ले रहा, मतलब उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उसको लग रहा है सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, बराबर है, ऑन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन विद इन, पहले 3 था, अमेंडमेंट है, अभी 7 हो गया, विद इन 7 वर्किंग डेज, 1 जुलाई से के बाद 7 वर्किंग डेज तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया प्रॉपर ऑफिसर ने, तो ये मान लिया जाएगा कि ये लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं, ये रजिस्टर्ड मान लिए जाएंगे। उसको बोलते हैं डीम्ड रजिस्ट्रेशन, इनका डीम्ड रजिस्ट्रेशन हो चुका है। ओके, समझ में आया? अब बारी आती है जो लोग इनमें कवर नहीं होते हैं उनका क्या होगा, तो इधर देखते हैं। नो, इनमें जो लोग कवर नहीं होते हैं, अब उसमें कितने केस निकल करके आएंगे। पहला केस, एक ऐसा शख्स जब आधार बन रहे थे इंडिया में तब वो आउटसाइड इंडिया था, अब वो इंडिया में आकर के बिजनेस कर रहा है, वो इंडियन सिटीजन है, अब वो इंडिया में आकर के बिजनेस कर रहा है बट उसके पास आधार कार्ड नहीं है, उसके केस में क्या होगा। पॉइंट नंबर 2, उसके पास आधार कार्ड है बट वो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना चाहता है, उस केस में क्या होगा। पॉइंट नंबर 3, किसी के पास आधार कार्ड है और उसने आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अप्लाई भी किया कि भाई आधार की डिटेल भी दी, REG 01 पार्ट ए जब फिल कर रहा था आधार की डिटेल भी डाली, बट आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया और 15 दिन एक्सपायर हो गए। 15 दिन में आधार ऑथेंटिकेशन हो जाना चाहिए एप्लीकेशन देने से, बट एप्लीकेशन जब आप पार्ट बी सबमिट किया उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन हुआ ही नहीं। पार्ट ए सबमिट किया, आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रहा, और जब तक आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा तब तक एप्लीकेशन सबमिट नहीं मानी जाती है, बराबर। तो उस केस में क्या होगा। और एक पर्सन ऐसा जिसने आधार की डिटेल दी, आधार ऑथेंटिकेशन भी हो गया,
सर आधार की डिटेल देने के बाद आधार ऑथेंटिकेशन क्यों नहीं हुआ? कई इश्यूज हो सकते हैं बेटा। जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पैन कार्ड में नाम लिखा हुआ महेश प्रकाश चंद गौड़, मेरे पिताजी का नाम है प्रकाश चंद, उनका नाम लिखा हुआ है, तो महेश प्रकाश चंद गौड़ लिखा हुआ है, जबकि मेरे आधार में लिखा हुआ महेश गौड़ मैच नहीं हो रहा बराबर। उसकी वजह से भी कई बार आधार ऑथेंटिकेशन में दिक्कत आ जाती है। ओके, तो नहीं हो पाता। तो उनके केसेस अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस लेते हैं कि सेक्शन 25(6) भी एप्लीकेबल होगा अगर इनमें से कोई नहीं, मतलब आधार की डिटेल दो। तो पहले हम देखेंगे पोजीशन ऑफ आधार, क्या आधार कार्ड है उनके पास में? बोले नो, आधार कार्ड है ही नहीं उनके पास में। तो हम मौका देंगे, भाई आधार बनवाना चाहते हो रजिस्ट्रेशन के लिए, तो वो बंदा क्या बोलता है, मान लीजिए मैं जब आधार बन रहे थे तब मैं यूएस में था, जॉब करता था, अब मैं यहाँ पे आकर के बिजनेस कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे आधार नहीं चाहिए, मैं 1-2 साल 3 साल बिजनेस करके वापस चला जाऊंगा यूएस से, अभी लॉकडाउन है तो मैं यहाँ पे आकर के काम कर रहा हूँ बराबर है, उसके बाद में मैं वहीं पर सेटल हो जाऊंगा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले रहे हैं, मैं तो इंडिया छोड़ करके वैसे भी कहीं नहीं जाने वाला बराबर है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना ना कहाँ। ओके, तो अब इधर देखो, अब यहां पर मैंने बोला कि भाई मैं आधार ऑथेंटिकेशन की जरूरत नहीं है, मैं आधार नहीं लूंगा खाली रजिस्ट्रेशन पर्पस के लिए। तब गवर्नमेंट ने बोला कोई बात नहीं, मत ले तू आधार। एप्लीकेंट नॉट विलिंग टू ऑब्टेन आधार जस्ट फॉर गेटिंग जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो उस केस में अब यह देखा जाएगा कि क्या मैं जो अप्लाई करने वाला आदमी हूं कहीं गलत तो नहीं है, वो सही है या नहीं है। उसके लिए उन्होंने क्या बोला, हम ऑल्टरनेटिव मेथड यूज करेंगे। और ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है? फिजिकल वेरिफिकेशन। महेश गौड़ हम आपके ऑफिस में आकर के चेक करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन करेंगे, और उसके बाद जब फिजिकल वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है उसके बाद में 30 डेज के अंदर अंदर हमकार को क्या हो जाता है, रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन करेंगे। ये क्या होता है, जब फिजिकल वेरिफिकेशन पॉसिबल नहीं तो डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन कर लेते हैं। लॉकडाउन की वजह से मान लीजिए कि ऑफिसर नहीं आ पा रहे हैं या किसी रीजन से ऑफिसर नहीं आ पा रहे हैं फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह को डिटेल में वेरीफाई करके फिर देखा जाएगा आपको रजिस्ट्रेशन इश्यू करे या नहीं करे, फिर आपका रजिस्ट्रेशन होता है। अब इसके आगे का पार्ट में कवर कर लेता हूं, यहां पर आ जाओ बेटा। ओह माय गॉड, ना डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सबमिट की भी कब मानी जाएगी? तो इसके एग्जांपल में भी मैं यही लेता हूं कि भाई पार्ट बी हमने फिल कर लिया 1 जुलाई को, 1 जुलाई 21 को पार्ट बी हमने फिल कर लिया। तो जिस दिन पार्ट बी फिल किया उस दिन माना जाएगा कि मैंने एप्लीकेशन दे दी। अब एप्लीकेशन देने के बाद इस दिन से 30 वर्किंग डेज तक, वर्किंग डेज मतलब संडे वगैरह नहीं आएगा, 30 वर्किंग डेज तक अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया, अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया, किसने? प्रॉपर ऑफिसर ने, तो उस केस में यह माना जाएगा मेरी एप्लीकेशन सही थी, मेरी डिटेल इंफॉर्मेशन सही थी और ऑटोमेटिक में डीम्ड रजिस्टर्ड मान लिया जाऊंगा। पहले ये 21 डेज था, अभी अमेंडमेंट आकर के ये 30 डेज हो गया बेटा। ओके ना, अब बारी आती है, वापस पीछे चलते हैं एक बार हम ना, ये वाले केस की। मान लीजिए एन एप्लीकेंट हैविंग आधार, मैं आधार कार्ड रखता हूं, डज नॉट वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, बट मैं आधार ऑथेंटिकेशन नहीं चाहता। उस केस में भी सेम प्रोविजन, फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन। जिस दिन पार्ट बी फिल किया ये मान लिया जाएगा कि मेरी एप्लीकेशन सबमिट हो गई, उसके 30 डेज के अंदर अंदर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया गया तो ये प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि मैं रजिस्टर्ड हूं, ये मान लिया जाएगा, डीम्ड रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा, डीम्ड रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा मुझे। नेक्स्ट केस आता है नो, मतलब मेरे पास आधार है और मैंने जीएसटी आरईजी 01 का पार्ट ए फिल करते हुए आधार की डिटेल भी अपलोड की। ओके, अब आधार ऑथेंटिकेशन वेदर सक्सेसफुल विद इन 15 डेज ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी सबमिट किया मैंने, पार्ट बी सबमिट किया मैंने यहां पर, और उसके 15 दिन के अंदर अंदर आधार ऑथेंटिकेशन हो जाना चाहिए। तो अब इधर देखो, पार्ट बी सबमिट करने के 15 दिन में अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होगा ना बेटा, आधार की डिटेल अपलोड कर दी, डिपार्टमेंट ने पार्ट एक्सेप्ट करके टीआरए नंबर दे दिया, टीआरए नंबर देने के बाद मैंने पार्ट बी फिल कर दिया, पार्ट बी फिल करने के बाद में भी एप्लीकेशन सबमिट नहीं मानी जाएगी अगर 15 दिन के अंदर अंदर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ। 15 डेज में आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ तो जो 15वां दिन होगा, 15th डे होगा, उस दिन माना जाएगा कि मेरी एप्लीकेशन सबमिट हुई। अब इधर देखो, मान लो मैंने एप्लीकेशन, इधर देखो समझाता हूं यहां पर, ये देखो, मान लो यहां पर मैंने एप्लीकेशन सबमिट की 1 जुलाई को, पार्ट भी फिल कर दिया मैंने। नाइंसाफी देखना मेरे साथ में, मैंने आधार की डिटेल दी है बट आधार ऑथेंटिकेशन हुआ पैन कार्ड और
आधार कार्ड का नाम मैच नहीं हो रहा था, बीच में मेरे पिताजी का नाम एक कार्ड पे था और एक पे नहीं था, तो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन बाय ऑल्टरनेटिव मीन्स, दूसरा कोई मेथड यूज किया जाएगा जब आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ 15 दिन तक। फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्री वेरिफिकेशन, और एप्लीकेशन कब सबमिट की भी मानी जाएगी 15th डे पे, जब 15वां दिन होगा 15th डे फ्रॉम द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी फिल करने के बाद जो 15वां दिन होगा उस दिन माना जाएगा कि मेरा आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया, 15 दिन तक नहीं हुआ, 15वां दिन जो होगा वो दिन माना जाएगा मैंने एप्लीकेशन सबमिट की। मान लीजिए 1 जुलाई है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रहा हूं, 15 वर्किंग डे जो भी होगा बराबर है, वहां तक वो देख लेंगे, नहीं हुआ तो फिर मुझे माना जाएगा, बोला जाएगा महेश गौड़ 15वें दिन तुम्हारी एप्लीकेशन आई, हम ये मान रहे हैं। मैंने कहा ओके सर, मैंने कहा तो मेरा रजिस्ट्रेशन, बोले अगर 30 दिन में हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो तुम रजिस्टर्ड मान लिए जाओगे। मतलब इस केस में भी आपके ये देखो ये वाला प्रोविजन लगेगा, 30 दिन तक अगर ऑब्जेक्शन नहीं उठा तो मैं रजिस्टर्ड माना जाऊंगा। अब दूसरा अगला केस आता है, मान लो आधार ऑथेंटिकेशन हो गया मेरा विद इन 15 डेज में, तो जिस दिन आधार ऑथेंटिकेशन हुआ वो दिन माना जाएगा कि मेरी एप्लीकेशन सबमिट होगी। तो डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, डेट ऑफ ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार नंबर, और उसके नेक्स्ट 7 डेज में मुझे आरसी मिल जाएगा, नहीं मिला तो मान लिया जाएगा मैं डीम्ड रजिस्टर्ड हूं। इफ नो एक्शन इज टेकन बाय प्रॉपर ऑफिसर, कोई एक्शन ही नहीं लिया, ना ऑब्जेक्शन उठाया 7 वर्किंग डेज में, तो डीम्ड रजिस्ट्रेशन है ये, और मुझे डीम्ड रजिस्टर्ड मान लिया जाएगा। ओके बेटा, ये कुछ कॉन्सेप्ट थे इसके। इसमें आगे एक और लेता हूं मैं, चल ही रहता हूं, एक और ले लेता हूं, क्योंकि अभी अभी हमने डिस्कस किया है तो उसको भी एक साथ के साथ। वो लोग जिनके लिए आधार जरूरी नहीं है, 2560 इसमें अमेंडमेंट है। पहले इसमें था पर्सन हु इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया का सिटीजन नहीं है उसको आधार की जरूरत नहीं है। उसके अलावा इसमें था कि कोई भी इंडिविजुअल या ऑथराइज सिग्नेटरी ऑफ ऑल टाइप्स, या मैनेजिंग डायरेक्टर, ऑथराइज पार्टनर एंड कर्ता ऑफ पेचक, इनको छोड़ करके कोई और हो, इनको छोड़ करके अदर देन, इनको छोड़ करके कोई भी है, उनको आधार की जरूरत नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। अब इन्होंने क्या कर दिया, इसको तो कर दिया डिलीट, और ये 6 नाम दे दिए। क्या नाम है, पर्सन इज नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जो अभी हमने देखा था, डिपार्टमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी बॉडी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, एंड ए पर्सन अप्लाइंग फॉर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ओके, तो इन सबको आधार की जरूरत नहीं होती है, ये आधार ऑथेंटिकेशन इन पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ओके, ना बेटा, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ बिजनेस प्रीमाइसेस इन सर्टेन केसेस, कुछ केसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन होते हैं, तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, जब वो मैं पूरा चार्ट एक्सप्लेन कर रहा था उसी में हमने कवर कर लिया। फिजिकल वेरिफिकेशन कब होता है, जब आधार ऑथेंटिकेशन पॉसिबल नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, आधार नंबर है बट आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ, तो फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। और फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद में 30 डेज के अंदर अंदर आपको जो है एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, तो इधर देखो, फेल्स टू अंडरगो ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर या डज नॉट ऑप्ट फॉर ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार नंबर, द प्रॉपर ऑफिसर deems it fit to carry out physical verification of place of business, physical verification करेंगे, and the registration shall be granted within 30 days of submission of application after physical verification। physical verification के बाद में, physical verification के बाद में 30 डेज के अंदर अंदर आपका आरसी मिल जाएगा। ओके, ये भी अमेंडमेंट है बेटा, ये अमेंडमेंट में ये वाला पार्ट अमेंडमेंट है, ये जो 30 डेज वाला पार्ट है ना, ये अमेंडमेंट है बेटा। ओके, नाउ फ्रेंड, रजिस्ट्रेशन चैप्टर में जो एक चेंज है, जो अमेंडमेंट है, वो एक इस पॉइंट को लेकर के बहुत ही खास है। सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर। सेक्शन 29 सबसेक्शन 2 के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था कि रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल होता है, तो उस वक्त हमने कुछ चीजें पढ़ी थी, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने कोई भी रूल्स रेगुलेशन या कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट वाला कोई केस है, या कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द रूल्स रेगुलेशन बराबर उनका केस है, तो उस केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं। या मान लीजिए मैं रेगुलर स्कीम में मैंने पिछले 6 महीने से बराबर अपना रिटर्न फर्निश नहीं किया, तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। मैं अगर कंपोजिशन स्कीम में हूं तो पिछले 3 टैक्सेबल पीरियड से मैंने रिटर्न फाइल नहीं किया, तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। या मैंने वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ले लिया और 6 मंथ हो गए मैंने अपना बिजनेस शुरू नहीं किया, तो मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। या मैंने कोई फेक या
इंफॉर्मेशन देकर के या मिसगाइड करके रजिस्ट्रेशन लिया, तब भी मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। उसमें 3 पॉइंट और जोड़ दिए गए, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन है, उसमें 3 केस और जोड़ दिए गए कि और कौन कौन से 3 केस है जो कवर किए जाएंगे। जैसे एक तो एंटी प्रॉफिटरिंग का था ही कि भाई एंटी प्रॉफिटरिंग के अंदर आपने देखा था कि भाई अगर कोई भी पर्सन जीएसटी आने की वजह से, पहले एक्साइज था या वैल्यू एडेड टैक्स था या सर्विस टैक्स था, उसके बाद जब जीएसटी आया तो जो प्रॉफिट होने लगा उनको वो पास ऑन करना था कस्टमर को। जीएसटी की वजह से जो प्रॉफिट हो रहा था कस्टमर को पास ऑन करना था, नहीं किया तो उस केस में एंटी प्रॉफिटिंग जो है उसके प्रोविजन से एप्लीकेबल होंगे, साथ में आपका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल हो सकता है। बराबर है। आपने बैंक डिटेल रजिस्ट्रेशन तो कर लिया बट बैंक डिटेल नहीं दी, 45 डेज में बैंक डिटेल देनी थी, आपने प्रोवाइड नहीं की, तब भी आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। तो ये कुछ प्रोविजंस थे जिनके बेस पर ऑफिसर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। उनमें 3 केस और जुड़ गए हैं। वो 3 केस कौन से जरा देखते हैं। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन अवेल आईटीसी इन वायोलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 16 ऑफ सीजीएसटी एक्ट और द रूल्स मेड देयर अंडर, अगर सेक्शन 16 के प्रोविजन अगर आप फॉलो नहीं करोगे, बराबर है, और आप पकड़े गए तो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है यहां पर। ओके। दूसरा, फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। पहले सेक्शन 16 के प्रोविजंस तो मालूम है ना आपको कि टैक्स इनवॉइस होना चाहिए क्रेडिट लेने के लिए, बराबर है। सप्लायर ने पेमेंट कर दिया हो गवर्नमेंट को, उसके बाद आप क्रेडिट ले सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ 5% ले सकते हैं एलिजिबल आईटीसी का, वो भी प्रोविजनल बेसिस पे, बराबर है। उसके अलावा रिटर्न आपने फर्निश किए हो अपने, बराबर है। गुड्स और सर्विसेज आपको रिसीव्ड हो गई, आपके डायरेक्शन पे किसी और को रिसीव्ड हो गई, तो आप क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हो, बराबर है। तो वो सारे कंडीशंस आपने पूरे किए तो ही क्रेडिट लो, और वो पूरे नहीं किए और आपने क्रेडिट अवेल कर लिया तो उस केसेस के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने के चांस है। दूसरा, फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई इन जीएसटीआर 1 फॉर 1 or more tax periods which is excess of the outward supply declared by him in his valid return under section 39 for the said tax period। मान लीजिए कि जीएसटीआर 1 के अंदर मैं शो कर रहा हूं, यहां पे लिख देता हूं, जीएसटीआर 1 में मैं बता रहा हूं कि मैंने टैक्स कलेक्ट किया या मैंने सप्लाई की, सप्लाई 100 लैक्स की, मान लो टैक्स कलेक्ट किया 18 लैक्स का, जबकि मैं जब जीएसटीआर 3 भी फाइल कर रहा हूं उसमें मैं 100 लैक्स के बजाय 60 लैक्स से सप्लाई ही शो कर रहा हूं और टैक्स जो है वो भी यहां पे कम शो कर रहा हूं, कम पे कर रहा हूं। तो मतलब ये जो डिफरेंस आएगा यहां पर इस टैक्स का डिफरेंस, वो डिफरेंस होने की क्या वजह, वो बजट डिपार्टमेंट पता करेगा और उसको लग गया कि मैंने ये जानबूझ करके किया है या लापरवाही की है, तो उस केस में मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है। उसके अलावा वायोलेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ रूल 86B, रूल 86B हमने आईटीसी चैप्टर के अंदर पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि अगर आपका टर्न और किसी भी ईयर में सॉरी नॉट किसी भी ईयर, किसी भी मंथ में, किसी पर्टिकुलर मंथ में अगर आपका टर्न और 50 लाख क्रॉस हो गया, किसी पर्टिकुलर मंथ में आपका टर्न और 50 लाख क्रॉस हो गया, तो 50 लाख अगर क्रॉस होता है वो भी टर्न ओवर में क्या, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई, सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई देखेंगे। टैक्सेबल सप्लाई अगर 50 लाख क्रॉस होती है तो उस केस में याद रखना बेटा, उस केस में याद रखना आप आईटीसी पूरा क्लेम नहीं करोगे, आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी उसका 99% ही आईटीसी क्लेम कर सकते हो। तो वो प्रोविजन हमने डिस्कस किया था, तो वो वाला प्रोविजन अगर मैंने फॉलो नहीं किया तब भी मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है। अभी इन्हीं प्रोविजन को मैं आगे थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा आपको सस्पेंशन को लेकर के, बट यहां पे एक पॉइंट बताना चाहूंगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। जब भी मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाएगा मुझे हियरिंग का एक मौका दिया जाएगा, मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले मुझे एक शॉक कोज नोटिस इशू किया जाएगा, महेश गौड़ हम आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करें, कारण बताओ। मैं रिप्लाई दूंगा उनको, अगर रिप्लाई मेरा सेटिस्फैक्टरी रहा तो मेरा जो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग है वो रोक दी जाएगी, और सेटिस्फैक्टरी नहीं रहा तो फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। ओके, तो ये एक प्रोविजन है। इसके साथ ही इससे कनेक्टेड एक और प्रोविजन भी है बेटा यहां पर, वो क्या है जरा देखते हैं अपन। रूल 21, प्रोविजन रिलेटिंग टू सस्पेंशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन अमेंडेड। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन को लेकर के प्रोविजन है, ये होता क्या जरा मैं नॉर्मली आप लोग को एक बार समझाता हूं। इसके एनालिसिस मैंने ये जो लैंग्वेज है इन सब के एनालिसिस लिखे हैं यहां पर, एनालिसिस से आपको एक आइडिया लग जाएगा, हर चीज का एक एग्जांपल एक एनालिसिस पढ़ेंगे हम यहां पर।
ना ये सब चीज का एनालिसिस आपको मिलेगा ये सारा का सारा। तो पहले मैं ये प्रोविजन सब पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं सस्पेंशन को लेकर के, नहीं तो ये प्रोविजन समझने में दिक्कत आएगी आपको। तो पहले हम सस्पेंशन को समझते हैं, देन उसके बाद में ये वाला प्रोविजन मैं आपको बताता हूं बेटा। ना सस्पेंशन क्या होता है समझता है। और दो केस होते हैं बेटा, रजिस्ट्रेशन जब कैंसिल होता है ना, तो या तो कैंसिलेशन के लिए मैंने अप्लाई किया, बराबर है, जैसे रूल 21A क्लोज 1, ये क्या बोलता है कि रजिस्टर्ड पर्सन अप्लाई फॉर कैंसिलेशन। कैंसिलेशन के लिए मैंने अप्लाई कर दिया कि भाई मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहता हूं, मेरा प्रीवियस ईयर का टर्न ओवर कम है या मेरे करंट ईयर का टर्न ओवर भी कम होता जा रहा है, उसकी वजह से मेरा बिजनेस में जो है वो बेच रहा हूं, उसकी वजह से कोई भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहता हूं। मान लीजिए मैंने अप्लाई किया 1 जुलाई 2021 को कैंसिलेशन के लिए, ओके। तो डिपार्टमेंट क्या करता है, इमीडिएट कैंसिल नहीं करेगा, उसको पहले कुछ टाइम के लिए सस्पेंड करेगा, सस्पेंड। तब तक वो ये इंक्वायरी करेगा कि मेरी लायबिलिटी कितनी है, मेरी ड्यूज कितने हैं, वो लायबिलिटी वो ड्यूज मुझे पे करने पड़ेंगे डिपार्टमेंट को, बराबर है। उसके बाद मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। तो यहां पर जब मैंने अप्लाई किया उसके बाद पहला स्टेप क्या होगा, सस्पेंड होगा रजिस्ट्रेशन। सस्पेंड करने के बाद में वो सारी प्रोसीडिंग पूरी करेंगे, मेरी ड्यूज वगैरह देखेंगे, देन उसके बाद में ये सस्पेंशन रिवोक होता है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कैंसिलेशन का, तो आरसी कैंसिलेशन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिलेशन का। अब ये तो हो गया कब, जब ये प्रोविजन लगता है 29(1) में, सेक्शन 29(1) जब मैंने अप्लाई किया। बट कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें डिपार्टमेंट खुद रजिस्ट्रेशन कैंसिल करता है मेरा, जैसे सेक्शन 29(2) में, रूल 21A(2) सॉरी 2 होगा, ये सब चीजें, ओके। अब यहां पर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट कैंसिल कर रहा है, और डिपार्टमेंट जब कैंसिल करता है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने से पहले वो शोकॉज नोटिस इशू करेगा। तो यहां पे भी दो चीजें होगी, एक होगा सस्पेंड, पहले रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा और फिर होता है कैंसिल। जब रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा तो उसके लिए वो शोकॉज नोटिस इशू नहीं करेंगे, मुझे डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर देंगे विदाउट इशूइंग शोकॉज नोटिस। अगर रीजन टू बिलीव है उनके पास में इस चीज का कारण है कि क्यों मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना चाहिए, उसके सबूत है कि मैंने कुछ गलत किया, तो उस केस में जैसे मान लो सेक्शन 16 मैंने फॉलो नहीं किया, तो उस केस में मेरा रजिस्ट्रेशन पहले सस्पेंड करेंगे विदाउट गिविंग नोटिस, डायरेक्ट सस्पेंड कर देंगे, कोई हियरिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे। बट कैंसिल करने से पहले हियरिंग का एक मौका देंगे मुझे पहले सस्पेंड करेंगे रजिस्ट्रेशन, सस्पेंड करने के बाद मुझे एक इंटीमेशन भेजेंगे मेल के थ्रू, महेश गौड़ ये एक इंटीमेशन हम आपको दे रहे हैं कि आपके GSTR 3B और GSTR 1 में जो चीजें आपने डिक्लेयर कर रखी है वो प्रॉपर नहीं है, मैंने कहा जी, बोले यस डिफरेंस आ रहा है, बताओ आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल क्यों ना करें। तो सस्पेंड तो कर दिया, कैंसिल नहीं करने के लिए एक बार शोकॉज नोटिस इशू करेंगे, फिर डिपेंड करता है मेरे रिप्लाई पे, रिप्लाई प्रॉपर रहा तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने की प्रोसीडिंग को रोक देंगे, अगर वो सेटिस्फाई है कि मैं सही हूं, और अगर प्रॉपर नहीं रहा तो फिर रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे। तो जरा देखते हैं वही सब चीजें। तो सस्पेंड करने से कैंसिल करने से पहले एक बार सस्पेंड किया जाता है रजिस्ट्रेशन, बराबर। तो ये प्रोविजन जानना बहुत जरूरी था, इसी पे आगे की चीजें बेस है हमारी। चलो ना, अब सस्पेंशन में क्या क्या चेंज आए। पहला चेंज यही है जो मैंने अभी आपको बताया, सस्पेंड करने के लिए कोई नोटिस इशू नहीं किया जाएगा, जबकि पहले नोटिस इशू होने का प्रोविजन था। वेयर द प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, ये वर्डिंग्स पे ध्यान देना, रीजन टू बिलीव, इसका मतलब ये बोलते हैं कि भाई रीजन टू बिलीव होगा, रीजन टू बिलीव, तो प्रॉपर ऑफिसर विदाउट गिविंग नोटिस या विदाउट गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड
कैंसिल कर सकता है, सॉरी सस्पेंड कर सकता है रजिस्ट्रेशन। देन दैट द रजिस्ट्रेशन ऑफ ए पर्सन इज लायबल टू बी कैंसल्ड, ही कैन नाउ सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन of such person pending the cancellation of proceedings without affording the said person a reasonable opportunity of being heard। तो पहला अमेंडमेंट तो यही है, बट याद रखना रीजन टू बिलीव होगा तो ही कैंसिल कर सकता है, तो ही सस्पेंड कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर अगला पॉइंट। पहले इसका एक एनालिसिस ले लेते हैं। एनालिसिस में ले लेते हैं, ये है हमारे मिस्टर एमजी, मैं हूं, ये है मिस्टर ए और ये है मिस्टर बी। मैंने इनसे जनवरी 21 में, ये सप्लायर है, मैं रिसिपिएंट हूं। मैंने मिस्टर ए से कुछ गुड्स परचेज किया था जिसकी वैल्यू थी 1 लाख रुपीस और जीएसटी मैंने पे किया था 18,000, टोटल 1,18,000। ओके, और जनवरी 21 में सप्लाई किया था मैंने गुड्स 1,50,000 का, जीएसटी मैंने चार्ज किया 27,000। ये 27,000 मेरी लायबिलिटी है क्योंकि इस केस में मैं सप्लायर हूं, ये रेसिपिएंट है यहाँ पर, तो ये मेरी लायबिलिटी है। ये लायबिलिटी मुझे पे करनी है और ये लायबिलिटी अगर मुझे पे करनी है तो मैं आईटीसी क्लेम कर सकता हूं, बट कितना आईटीसी क्लेम कर सकता हूं? अब आप लोग बोलेंगे सर 18,000, नहीं बेटा, 18,000 तो वो है जो मेरे जीएसटीआर 2 में रिफ्लेक्ट हो रहा है क्योंकि मैंने इन भाई साहब से माल खरीदा, इन्होंने मिस्टर ए ने जीएसटीआर 1 फर्निश किया होगा, उसके बेस पर मेरे 2 में रिफ्लेक्ट हो रहा है कितना? 18,000 बराबर है। मेरे 2 में कितना रिफ्लेक्ट हो रहा है बेटा? 18,000 रिफ्लेक्ट हो रहा है। लेकिन अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फिर भी मैं ये बोल सकता हूं कि भाई मैंने किसी और से भी कुछ गुड्स खरीदा था जिसमें मैंने 7,000 का जीएसटी पे किया, उस आदमी ने अपना जीएसटीआर 1 फर्निश नहीं किया, तो डिपार्टमेंट बोलता कोई बात नहीं, तो उस केस में इसका 5% ले सकता है जो एलिजिबल आईटीसी है। इसका 5% कितना होगा? 900। तो महेश गौड़ तू मैक्सिमम 18,900 का आईटीसी ले सकता, उससे ज्यादा का नहीं ले सकता। ओके, अब इधर देखना मैंने क्या किया। नाउ मिस्टर एमजी क्लेम आईटीसी ₹25,000 इंस्टेड ऑफ ₹18,900, 18,000 प्लस 5% ऑफ 18,000। मैंने कितना ले लिया? 18,900, सॉरी 18,900 की जगह 25,000। It is a violation of section 16 of CGST Act. Proper officer can suspend the registration without giving an opportunity of being heard. तो जो प्रोविजन अभी हमने पढ़ा ये उसका एक एनालिसिस था, एक एग्जांपल था। नेक्स्ट प्रोविजन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रोविजन है वेयर द कंपैरिजन ऑफ द रिटर्न फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 39 विद द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फर्निश्ड बाय जीएसटीआर 1, मतलब जीएसटीआर 1 के साथ में जीएसटीआर 3B का कंपैरिजन करो, और अगर डिफरेंस आता है तो उस केस में डिपार्टमेंट क्या करेगा? पहले तो रजिस्ट्रेशन आपका सस्पेंड करेगा विदाउट गिविंग नोटिस। सस्पेंड करने के बाद में आपको एक नोटिस इशू करेगा जिसमें यह लिखा रहेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल क्यों ना करें, और आपको उस केस के अंदर उनको रिप्लाई करना पड़ेगा। और वो जो ये आपको इंटीमेशन देंगे वो मेल के थ्रू देंगे। मेल जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो मेल आईडी दिया होगा, उस मेल आईडी पे आपको ये इंटीमेशन भेजी जाएगी। और हाँ, एक और चीज, जब वहां से रिप्लाई मांगे तो 30 डेज के अंदर आपको उनको रिप्लाई करना होगा। तो ये पूरा प्रोविजन यहाँ पे जो लिखा हुआ उसको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, तो समझने में ज्यादा इजी रहेगा बराबर। बाकी ये सब थ्योरी है उसकी। इधर आओ, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ये मिस्टर एक्स। मान लीजिए मिस्टर एक्स ये मैं हूं, ओके। मैंने मिस्टर बी को कुछ गुड सप्लाई किया 10 लाख रुपीज का और जीएसटी चार्ज किया 1,80,000। इसका मतलब मेरी लायबिलिटी कितनी थी? 1,80,000 की, जो मुझे पे करनी थी। इसका मतलब मुझे अपने जीएसटीआर 1 में 1,80,000 की लायबिलिटी दिखानी थी और 10 लाख का जो है वैल्यू दिखानी थी, और वो जीएसटीआर 1 में दिखाने के बाद पे करना था। यहां पर मैंने क्या किया जरा देखते हैं। मिस्टर एक्स फर्निश्ड जीएसटीआर 1, मैंने जीएसटीआर 1 फर्निश किया बाकायदा, एंड शो द टैक्स लायबिलिटी 1,80,000। देखो ईमानदारी 1,80,000 बताया भी है कि मैंने 1,80,000 कलेक्ट किया है टैक्स। एटीट्यूड देखो, एटीट्यूड बंदे का। 1,80,000 कलेक्ट किया दिखा रहा हूं जीएसटीआर 1 में, तो सर ये तो फ्रॉड ही नहीं है। वो अब होगा गड़बड़ घोटाला, अब होगा बराबर, जिसकी वजह से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की गर्दन पे तलवार चलने वाली है। इधर देखो, बट मिस्टर एक्स पेड लायबिलिटी 1,50,000।
मैंने 1,50,000 की लायबिलिटी पे की और जीएसटीआर 3B में भी 1,50,000 ही दिखाया। इसका मतलब कितने का डिफरेंस? 30,000 का। अब ऑफिसर क्या करेगा? यहां पर अमेंडमेंट क्या है? ऑफिसर क्या करेगा? प्रॉपर ऑफिसर सस्पेंड द रजिस्ट्रेशन, इमीडिएट इफेक्ट से रजिस्ट्रेशन सस्पेंड करेगा। कोई हियरिंग का मौका देने की जरूरत नहीं है मुझे, सीधा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होगा। उसके बाद सेंडिंग शोकोज नोटिस फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड हाईलाइट सच डिफरेंस अमाउंट ऑफ ₹30,000। 30,000 वाला अमाउंट को हाईलाइट करेंगे और मुझे बोलेंगे भाई रजिस्ट्रेशन तो आपका सस्पेंड कर दिया है, कारण बताओ कि कैंसिल क्यों ना करें, कैंसिल क्यों ना करें, उसका कारण बताओ। और हाईलाइट करेंगे इस 30,000 को। रजिस्टर्ड पर्सन मतलब मैं, मतलब मिस्टर एक्स यहां पर विल रिप्लाई विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर मुझे रिप्लाई देना होगा। रिप्लाई सेटिस्फैक्टरी, यस, प्रॉपर ऑफिसर शेल ड्रॉप द प्रोसीडिंग, नो, तो रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड और मेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। बेटा समझ में आया? कोई डाउट? चलो, तो ये आपका ये वाला पूरा पूरा केस है। ईमेल एड्रेस पे आपको डिटेल भेजी जाएगी। ओके, सस्पेंड इमीडिएटली कर दिया जाएगा और साथ में नोटिस जाएगा कैंसिलेशन के लिए। ओके, और जो डिफरेंस होगा उसको हाईलाइट किया जाएगा और आपको जो एक्सप्लेनेशन होगा वो 30 डेज के अंदर अंदर देना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट एक और केस इसी का। In a case where the cancellation is initiated by the department on its own and registration of a person has been suspended, such person shall not be granted any refund under section 54 of CGST during the period of suspension। ये क्या बोलना चाहता है भाई? डिपार्टमेंट अगर चला करके आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर रहा है, मतलब केस 29(2) वाले हैं, डिपार्टमेंट चला करके आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, सॉरी सस्पेंड कर रहा है, कैंसिल सस्पेंड कर रहा है, उस केस में अगर आपका कोई रिफंड बनता है तो आप वो रिफंड नहीं लेंगे, 54 के रिफंड नहीं लेंगे। देखना है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको बताया था कैंसिलेशन के प्रोविजंस। आपको कैंसिलेशन के लिए मैंने आपको क्या बोला? एक रूल 21A(1), 2 एंड 2A, ये सब कैंसिलेशन के रूल्स हैं। ये जो रूल है इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये तब लगता है जब मैं खुद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करूं तो मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होता, वो ये वाला प्रोविजन बोलता है। तो मैंने खुद ने अप्लाई किया कि भाई मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाना चाहता हूं। और मैंने अप्लाई कब किया? मान लेते हैं 1 जुलाई 2021 को मैंने अप्लाई किया और 31 जुलाई 2021 तक मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड रहा, सस्पेंड। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मैं रिफंड क्लेम कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर मैंने अप्लाई किया कैंसिलेशन के लिए, तो मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ अगर इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो उस केस में मैं रिफंड ले सकता हूं। अगर मेरा कोई 54 का रिफंड बाकी है मुझे मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि 2 और 2A वाला केस है, रूल 21A, 2 एंड 2A, ये वाला केस है, उस केस में अगर मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड डिपार्टमेंट ने किया है, किसने किया बेटा? डिपार्टमेंट ने सस्पेंड किया मेरा रजिस्ट्रेशन चला करके। तो बेटा मान लीजिए डिपार्टमेंट ने सस्पेंड किया 1 जुलाई 2021 को, वो रिवोक होता 31 जुलाई 2021 को। तो ये जो टाइम पीरियड है इस बीच में मेरा कोई रिफंड बनता है तो मैं वो रिफंड क्लेम नहीं कर सकता, 54 का। ये इन्होंने यहां पर बोला है। तो इधर देखते हैं पहले इंपैक्ट ऑफ सस्पेंशन। इंपैक्ट क्या होंगे? ये जो पहला पॉइंट है ना बेटा, इसके इंपैक्ट तो सब पर सेम है, चाहे मैंने अप्लाई किया हो, चाहे डिपार्टमेंट ने रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया हो। मैंने रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन की एप्लीकेशन दी और डिपार्टमेंट ने मेरा रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया। दूसरा, डिपार्टमेंट ने खुद ने अपनी मर्जी से सस्पेंड किया मेरा रजिस्ट्रेशन। दोनों ही केस में याद रखना, शेल नॉट मेक टैक्सेबल सप्लाई, शेल नॉट फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39 में रिटर्न फर्निश नहीं कर सकता हूं, मैं टैक्सेबल सप्लाई नहीं दे सकता उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। शेल नॉट इशू टैक्स इनवॉइस फॉर सच पीरियड, शेल नॉट चार्ज टैक्स ऑन सप्लाई मेड बाय हिम। ये कुछ प्रोविजन है जो मुझे ध्यान में रखने होंगे। लेकिन इनके साथ में एक नया चीज और क्या जोड़ दिया, इफ रजिस्ट्रेशन सस्पेंडेड अंडर रूल 21(2) एंड 2A, मतलब ये वाले दो केस इनकी बात हो रही है, तो उस केस में रिफंड अंडर सेक्शन 54 नॉट अलाउड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, रिफंड नहीं मिलेगा। और एक और चीज जोड़ दूं मैं इसमें एक और चीज जोड़ दूं, ई वे बिल है ना, ई वे बिल, वो आगे पढ़ने वाले हम, मैं यहीं पे बता देता हूं। ई वे बिल
आप आगे पढ़ोगे वो जनरेट नहीं कर पाओगे, वो ब्लॉक हो जाएगा, ई-वे बिल जनरेशन ब्लॉक हो जाएगा। जनरेशन ऑफ ई-वे बिल ब्लॉक, ये आगे आप पढ़ने वाले हो, वो भी ब्लॉक हो जाता है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड होता है तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आप ई-वे बिल जनरेट नहीं कर सकते हो, जब डिपार्टमेंट ने आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया हो या सॉरी सस्पेंड किया, ओके, रजिस्ट्रेशन सस्पेंड किया हो। चलो, तो याद रखना 54 का रिफंड किस केस में नहीं मिलेगा, जब डिपार्टमेंट सस्पेंड करता चला करके, बराबर है। और कब मिलेगा, जब आप अप्लाई करते हो रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन के लिए, फिर डिपार्टमेंट सस्पेंड करता है, तो 54 का रिफंड आपको मिल जाएगा उस सस्पेंशन पीरियड में। इट मीन्स सस्पेंशन अंडर रूल 21A(1) registered person applied for cancellation of registration, तो रिफंड अंडर सेक्शन 54 अलाउड, ओके। Sub rule 4 provides that the suspension of registration shall be deemed to be revoked upon completion of the cancellation proceeding by the proper officer with effect from the date on which suspension had come into effect। ये क्या बोलना चाहता है, जिस दिन भी आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ उसके बाद वो ऑटोमेटिक रिवोक हो जाएगा। कब रिवोक होगा, जब ये कैंसिलेशन की प्रोसीडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो वो सस्पेंशन रिवोक होगा, ओके, पहला पॉइंट। अभी यहां पर क्या बोला कि भाई प्रोसीडिंग कंप्लीट होने के बाद में रिवोक होगा। अब इसमें एक अमेंडमेंट कर दिया कि अगर कोई भी प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो किसी भी टाइम, एनी टाइम ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द प्रोसीडिंग रिवोक कर सकता है। वो बोल सकता है कि ठीक है हम आपका सस्पेंशन हटाते हैं, ओके, फॉर कैंसिलेशन इफ ही डीम्स फिट। नाउ कॉन्सिक्वेंटली अमेंडमेंट बाय वर्च्यू ऑफ इंसर्शन ऑफ सब रूल 2A to rule 21A have been made in sub rule 3, sub rule 4, rule 21A, जो अभी हमने पढ़ाया इन सब रूल 3 एंड सब रूल 4 ऑफ द रूल्स 22, इन सब के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो, तो यहां पर ये आपका रजिस्ट्रेशन चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। बढ़ते हम आगे की ओर। सीए फाइनल क्रैक करने के लिए राइट गाइडेंस, टाइम मैनेजमेंट स्किल और स्ट्रेटेजी है सबसे इंपॉर्टेंट, और इन तीनों चीजों में आपकी हेल्प करूंगा मैं। हाय, मैं हूं सीए महेश गौड़ और आप शायद मेरे को मेरी बुक एग्जाम क्रैकर या मेरे रिवीजन लेक्चर 3D एनिमेशन के लिए पहचानते हैं। मैं आ रहा हूं अनअकैडमी पर आपको सीए फाइनल क्रैक करने में हेल्प करने, जस्ट लाइक माई 47 लर्नर्स जो टॉप रैंकर्स हैं। अनअकैडमी को सब्सक्राइब कीजिए और अपने सपनों की उड़ान पूरी कीजिए मेरे लाइव क्लासेस के साथ। अकेडमी के प्लस कोर्स अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसका फायदा क्या क्या है। अगर आप लाइव सेशन अटेंड करते हो तो आपको इंटरेक्टिव लाइव सेशन मिलेंगे, और मान लीजिए कि कभी कोई भी लेक्चर आपका मिस हो गया तो उसकी रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल रहेगी और आप कितनी भी बार उसे देख सकते हैं। आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, डाउट सॉल्विंग सेशन रेगुलर बेसिस पे होते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। उसके अलावा हमारा 19 मई से सुपर ओवर बैच शुरू होने वाला है। सुपर ओवर बैच जो है वो नवंबर 21 अटेम्प्ट के लिए सीए फाइनल सेकंड ग्रुप के लिए, जिसमें हम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ में पूरा सब्जेक्ट जो है फास्ट ट्रैक मोड में कवर करेंगे और साथ में प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि प्रैक्टिस कर सके। तो ये प्रैक्टिस बैच की तरह रहेगा हमारा। इसमें आईडीटी जो है मैं लेने वाला हूँ और बाकी के और भी प्रोफेसर हैं, सचिन गुप्ता सर कॉस्टिंग एंड दुर्गे सिंह सर डायरेक्ट टैक्स लेने वाले हैं। तो मिलते हैं हम हमारे सुपर ओवर बैच में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।